हेलो एवरीवन, फिर से आपका है जे सैनिक क्लासेज में स्वागत है। तो हमने इससे पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में ये चैप्टर हमने देख लिया था। देन इसके बाद में हम चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण ये देखेंगे। एसिड बेस साल्ट, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने इससे पहले हमारे जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में आपको मैं मानता हूं कि कोई परेशानी नहीं आई होगी। इसी क्रम में हम चैप्टर 2 10th क्लास की ये तो इसमें आज देखेंगे हम एसिड अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, इनके प्रकार जानेंगे हम, इनका उपयोग देखेंगे हम, एक एक के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल क्या होते हैं, तो अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, ये खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो अब लिटमस पत्र से हम समझ सकते हैं कि लिटमस पत्र क्या होता है। तो लिटमस पत्र एक प्रकार का क्या होता है, ये सूचक होता है जिसपे हम अम्ल डालते हैं। तो अम्ल जब जैसे हम डालते हैं इस पर तो ये क्या हो जाता है, तो लाल हो जाता है। हम इस प्रकार एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि हमारे जो सफ़ेद कपड़े पर जब हल्दी लग जाती है तो उसको हम एक बार साबुन से धोने पर वो लाल हो जाती है। देन उसके बाद में हम दोबारा उसको एक बार और दोबारा वॉशिंग करने पर वो वही उसी कलर में आ जाती है, मतलब वही पीले पे हो जाती है। फिर दोबारा उसको हम करते हैं तो इसी क्रम में वो कई बार चलता रहता है। तो हम समझ सकते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, तो ये स्वाद में इकट्ठे होते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अब समझ सकते हैं कि ब्रास्टेड लोरी ने एक अवधारणा दी थी, उसके अनुसार हम देखते हैं कि बेजलीय विलयन जिनमें H+ आयन देते हैं तो अम्ल क्या होते हैं, बेजलीय विलयन जिनमें आरएनएस की अवधारणा के अनुसार बेजलीय विलयन जिनमें H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो अम्ल कहलाते हैं। हाँ, हम समझ सकते हैं कि एसिड शब्द है जो अम्ल है, एसिड का मतलब अम्ल होता है, वो एसिड शब्द है वो क्या होता है, ये लैटिन भाषा का से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा, श्योर। इसका अर्थ होता है खट्टा, SOUR, श्योर। इंग्लिश में हम बोल सकते हैं श्योर, खट्टा होता है। अब देन इसके बाद में हम देखते हैं कि अम्ल ये इनकी हम जब प्रबल और दुर्बल कैटेगरी के अनुसार देखते हैं तो अम्ल देखते हैं। सबसे पहले प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं, तो प्रबल अम्ल में जैसे हमने HCl लिया है तो ये डायरेक्ट क्या लिया है, उदाहरण लिया है। तो इसको हम परिभाषा समझ सकते हैं कि प्रबल के अम्ल क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में क्या होते हैं, ये आसानी से H+ आयन दे देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, दो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जिसमें हम समझ सकते हैं कि HCl, तो HCl में क्या होगा, H+ और Cl- होगा। तो ये आसानी से क्या करते हैं, ये H+ आयन दे देते हैं। इसी प्रकार हम दूसरे इसमें देख सकते हैं कि H2SO हो। तो ये देख लिया होगा आपने कि ऐसे जलीय विलयन जिनमें H+ आयन आसानी से दे देते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इसी प्रकार हम H2SO4 को तोड़ के देखते हैं तो H+ HSO4- में ये टूटता है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, ये H+ आयन तुरंत क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो ये भी क्या होगा, ये प्रबल अम्ल होता है। इसी प्रकार HNO3 ये भी क्या करता है, H+ और NO3- में ये इसी क्रम में ये टूटता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अब हम देखते हैं। तो आप प्रबल अम्ल के बारे में समझ सकते होंगे कि जो जलीय विलयन में आसानी से H+ आयन दे दे वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल में देखते हैं कि दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल जो आसानी से जलीय विलयन में H+ आयन मतलब आंशिक रूप से ये कम ही दे पाते हैं, मतलब पूर्णतः इनका विखंडन नहीं होता है।
वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो हम इसमें समझ सकते हैं कि CH3COOH, तो इसमें क्या होगा, CH3COO माइनस, और H प्लस में भी ये टूटता है, और CH3COO माइनस में भी ये टूटता है। तो ये पूरी तरह ये नहीं टूट पाता है, इसीलिए ये एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। इसी प्रकार हम लैक्टिक अम्ल देखते हैं। लैक्टिक अम्ल भी क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। और ऑक्जेलिक अम्ल भी क्या होता है, ये दुर्बल अम्ल होता है। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि लैक्टिक अम्ल कैसा है, तो ये दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में आएगा। तो ये दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में कैसे आएगा, तो इससे हम समझ सकते हैं परिभाषा से, ये आंशिक रूप से विखंडन होता है, ना कि पूर्ण रूप से ये टूट पाता है। देन इसके बाद में देखते हैं सांद्र अम्ल। तो सांद्र का मतलब ये हम समझ सकते हैं कि सांद्र होता है गाढ़ा। तो गाढ़े से हम समझ सकते हैं कि इसमें अम्ल की मात्रा तो क्या होगी, अधिक होगी। देन उसके बाद में जो जल की मात्रा हम लेंगे वो बहुत ही कम मात्रा होगी। इसी कारण ये इसका जो घोल बनेगा वो कैसा होगा, सांद्र गाढ़ा होगा। अब जिस अम्ल में या जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है, और जबकि जल अल्प मात्रा या हम कम मात्रा में लेते हैं, वो सांद्र अम्ल कहलाते हैं। या फिर डायरेक्ट लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा कम होती है, तो उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। इसी प्रकार हम तनु अम्ल से समझ सकते हैं कि तनु अम्ल क्या होता है, पतला। तो पतले से होता है, इसमें क्या होती है, अम्ल की मात्रा तो कम होती है और जल की मात्रा क्या होती है, इसमें ज्यादा होती है। तो अम्ल की मात्रा तो क्या होगी, इसमें कम होगी, और जबकि जल की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। और उसमें सांद्र अम्ल में क्या होगा, इसका बिल्कुल वॉइस वर्स होगा, मतलब इसका उल्टा क्रम होगा। इसके बाद में देखते हैं हम पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, एक स्केल होता है, इस पे 1 से लेकर 14 तक क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। 1 से हम 7 के पहले हम उनको लेते हैं तो वो अम्ल होते हैं। देन जो 7 होता है वो उदासीन होता है। तो हमारा जो जल होता है वो उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है। इसी कारण जो जल होता है वो उदासीन होता है, उसमें ना तो कोई गंध होती है, ना उसका कोई टेस्ट होता है, ना कोई स्वाद होता है। और जो 7 के बाद में हम जाते हैं तो इसमें क्या होती है, ये इसकी जो गुण होते हैं वो क्षारीय गुण इसमें मिलते हैं। तो हम चलते हैं इसके बाद में आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं कि 7 से हम जैसे जैसे 1 की ओर जाएंगे, तो हम 7 से 1 की ओर जाएंगे। सबसे पहले 6 नंबर पे आएंगे, तो 6 नंबर पे कैसा होगा, हमारा दुर्बल अम्ल होगा। तो पीएच वैल्यू हमें 6 दे रखी है, तो उससे पूछते हैं कि आप कौन से कैटेगरी में ये अम्ल आएगा, तो ये दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में आएगा। देन उसके बाद में हम 5 पे जाएंगे तो उससे दुर्बल आएगा। फिर उसके बाद में हम 4, 3, 2, 1 पे जाएंगे तो प्रबल अम्ल की कैटेगरी में ये आएंगे। इसके बाद में हम क्षारक देखते हैं, बेस जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। ये स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। और जबकि ये क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, जबकि अम्ल होते हैं वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और जबकि जो क्षारक होते हैं ये जलीय विलयन में, मतलब आरएनएस की जो अवधारणा होती है, ये जलीय विलयन में क्या करते हैं, क्षारक OH- आयन देते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं, इसमें भी उसी क्रम में प्रबल अम्ल, वो प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। तो इसी प्रकार आपको बताया कि प्रबल क्षारक क्या होते हैं, तो वे जलीय विलयन जिसमें जो Na+OH- आयन, जो इसमें OH- आयन क्या होते हैं, आसानी से रिलीज कर देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रबल क्षारक कहते हैं। इसी प्रकार हम K+ और OH- आयन ये क्या करते हैं, तो ये OH- रिलीज कर रहा है। इसी प्रकार Ca+2 और OH-, तो ये OH- आसानी से क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। इसी कारण ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे, तो ये प्रबल क्षारक की कैटेगरी में आते हैं। तो हमने इनको हम जैसे ही NaOH को जब जल में डालते हैं, तो ये हमारा एक बॉयल लिया, इसमें ये बर्तन होता है यूटेंसिल। इसमें क्या करते हैं, जब NaOH को हम इसमें डालते हैं तो ये Na+OH- में क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। तो ये क्या करते हैं, जलीय विलयन में OH- आयन क्या देते हैं। इसी कारण ये क्षारक कहलाते हैं, प्रबल क्षारक। इसी प्रकार हम दुर्बल क्षारक के बारे में देखते हैं। तो दुर्बल क्षारक क्या होता है, ये NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये
आंशिक रूप से इसका विखंडन होता है, इसी कारण ये दुर्बल क्षारक की कैटेगरी में आता है। इसके बाद में देखते हैं क्षार होते हैं वो जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो जल में घुलनशील का मतलब है जल में पूर्णतः घुल जाता है, तो जल में घुलनशील क्षारक को ही हम क्षार कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि जल में घुल जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी आसानी से जल में घुल जाता है, और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये भी आसानी से जल में घुल जाता है। जब इनको जल में डालते हैं तो Mg+2 और OH- आयन में ये पूर्णतः टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। इसी प्रकार के OH को देखते हैं तो ये भी जल में K+OH- आयन में ये क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, इसीलिए इसे हम क्षार कहते हैं। तो ये क्या हुए हैं, जल में घुलनशील क्षारक को ही हम क्षार कहते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं लवण। इसको हम साल्ट, अम्ल तथा जब क्षारक की, जब हम अम्ल और क्षारक की जब परस्पर अभिक्रिया करवाते हैं तो उससे प्राप्त होता है, उसे हम लवण कहते हैं। तो इसमें जब हम अम्ल की क्षारक के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें लवण प्लस में क्या होगा, जल प्राप्त होगा। इसमें हम देख सकते हैं कि HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है हमारा, और NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्षार होता है, उसकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें साधारण नमक साल्ट प्लस में क्या होगा, हमारा जल हमें प्राप्त होगा। तो जब हम अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें लवण और प्लस में जल प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम NaCl और इसमें जो क्षारक ले सकते हैं, इसमें लवण बनेंगे जो NaCl और KCl, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड, ये इसमें इनका निर्माण भी होता है। इसके आगे हम देखते हैं कि सूचक क्या होता है। अभी आपको मैंने अभी जो हल्दी गरम वाला होती है उसका उदाहरण दिया था, वो एक प्रकार का क्या होता है, सूचक होता है। तो सूचक किसी दिए गए विलयन में क्या होता है, अम्ल तथा क्षारक की उपस्थिति का ये दर्शाते हैं, या उपस्थिति का हमें पता लगाते हैं। तो इनका रंग और गंध अम्लीय या क्षारक के माध्यम में बदल जाता है। तो जो इनकी रंग या गंध होती है वो क्या होती है, या तो अम्लीय होगी या फिर क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। हम देखते हैं कि सूचक के प्रकार में हम देखते हैं प्राकृतिक सूचक। एक तो होता है नेचुरल, एक होता है कृत्रिम, जिसे हम संश्लेषित, जिसे मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। इसमें थर्ड होता है वो गंधीय सूचक होता है, जो आपके सिलेबस से आउट है, लेकिन इसके बारे में आपको जानना होता है। अब देखते हैं हम प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक क्या हो जाते हैं कि ये पाए जाते हैं, ये पौधों में पाया जाता है। तो प्राकृतिक से मतलब इन सब सकते हैं, प्रकृति में ये पाया जाता है। तो प्रकृति में सबसे पहले हमारे जो वातावरण में पेड़ पौधे आते हैं, तो ये प्राप्त होता है प्राकृतिक सूचक, पौधों में पाया जाता है। और ये लिटमस, लाल पत्ता गोभी और जो हाइड्रिकिया की जो पत्तियां होती है, ये पौधों में या फूल में भी ये प्राकृतिक सूचक पाया जाता है। देन इसके बाद में जो कृत्रिम सूचक होता है, ये क्या होता है, रासायनिक पदार्थ है, ये केमिकल पदार्थ होता है जो मानव द्वारा निर्मित होता है। मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था। इसमें देखते हैं मेथिल ऑरेंज और फेनोक्साइलिन, इसके ये दो उदाहरण हैं। इसको हम आगे जानेंगे कि इसमें जब हम अम्ल डालते हैं तो इसमें क्या परिवर्तन होता है, और क्षार डालते हैं तो क्या परिवर्तन होता है। तो आपको जो नेक्स्ट पार्ट मिलेगा इसका वीडियो का, उसमें ये। देन इसके बाद में देखते हैं गंधीय सूचक। गंधीय सूचक में क्या होता है, इन पदार्थों की गंध जो स्मेल होती है, या तो अम्लीय होगी, या तो एसिड होगी, या फिर बेस माध्यम में बदल जाती है। जैसे हम प्याज, तो प्याज को हम जब काटते हैं तो उससे क्या होता है, जब काटते हैं तो हमारी आंखों से क्या आते हैं, आंसू आते हैं। तो उसमें एक प्रकार का क्या मिलता है। इसी प्रकार लौंग में, इसी प्रकार हम तेल में देखेंगे, इसके बारे में भी हम विस्तृत से जानेंगे।
अब देखते हैं अम्ल तथा क्षारों के रासायनिक गुण। तो हमारे जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, हमारे जो एसिड एंड बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, मतलब रासायनिक गुण होते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं। जब हम धातु की अभिक्रिया करवाते हैं तो धातु की अभिक्रिया हम अम्ल के साथ में करवाते हैं। तो धातु की क्रिया जब हम अम्ल के साथ में करवाते हैं तो अम्ल के साथ में क्रिया करवाने पर क्या होगा, धातु के साथ में, तो धातु की क्रिया अम्ल, तो हम अम्ल की जब धातु के साथ में क्रिया करवाते हैं तो इसमें क्या बनता है, लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होती है। इसी क्रम में हम जब क्षार के साथ में धातु की अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्षार के साथ में धातु की अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें भी हमें क्या प्राप्त होता है, लवण प्लस में हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो इसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब जिंक धातु के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें जिंक क्लोराइड जो कि लवण होता है प्लस में हमें हाइड्रोजन गैस इसमें से क्या होगी, बाहर निकलेगी। इसी प्रकार हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या होता है, ये क्षार होता है, इसकी हम जब जिंक के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें हमें सोडियम जिंक के ZnO2 प्लस में हाइड्रोजन गैस इससे भी क्या होगी, उत्सर्जन होगी। तो हम धातु की अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार के साथ में करवाते हैं तो दोनों के साथ में हम करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस हमें इसमें प्राप्त होती है। तो हम जल्द से आपको एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो अम्ल क्या होते हैं, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा ये नीले निटवस पत्र को लाल कर देते हैं, और तथा ये जलीय विलयन में क्या होते हैं, तो आरएनएस की जो अवधारणा के अनुसार ये जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो एसिड जो शब्द है इसका जो लैटिन भाषा से लिया गया है, इसका जो अर्थ होता है वो खट्टा होता है, जिसे हम सॉर बोल सकते हैं। इसके बाद में इसके प्रकार है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल में हमने बताया कि जलीय विलयन में जो आसानी से H+ आयन दे दे या फिर आसानी से H+ आयन में ये टूट जाए तो वो क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। जैसे H+Cl- H2SO4, इसमें क्या होता है HSO4 में क्या होता है, ये टूट जाता है। इसी प्रकार HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है, ये भी क्या हो जाता है, आसानी से टूट जाता है। और दुर्बल अम्ल में क्या होता है, जैसे एसिडिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, ये क्या होते हैं, पूर्णतः न टूटकर क्या होते हैं, आंशिक रूप से ये जल में टूटते हैं। तो इसी कारण ये दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद में हमने सांद्र अम्ल देखा। सांद्र अम्ल में क्या होती है, अम्ल की मात्रा तो ज्यादा होती है जबकि जल की मात्रा क्या होती है, कम होती है। इसी प्रकार हमने तनु अम्ल में देखा था। तनु अम्ल में क्या होती है, अम्ल की मात्रा तो होती है कम और जो जल की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है। देन इसके बाद में हमने पीएच स्केल के बारे में जाना। 1 से 7 तक क्या होते हैं, अम्लीय होती है। जो 7 से 14 तक क्या होती है, क्षारीय होती है। जो 7 होता है वो हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है, जिसे हम उदासीन कहते हैं। इसमें हमारा उदासीन में हम जल लेते हैं, जल का न तो स्वाद होता है न कोई गंध होती है, तो इसमें हम देख सकते हैं। क्षारक इसके बाद में देखते हैं। तो क्षारक स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, जबकि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहे थे। और ये आरएनएस की अवधारणा के अनुसार जो क्षार होते हैं वो जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। इसी प्रकार हम इसमें भी प्रबल अम्ल, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, इसमें NaOH, KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे इसमें उदाहरण थे। इसी प्रकार दुर्बल में भी हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और क्षार होते हैं वो जल में घुलनशील जो क्षारक होते हैं उनको ही हम क्षार कहते हैं। तो NaOH जो कि आसानी से जल में घुल जाते हैं, इसी कारण इन्हें हम क्षार कहते हैं। लवण देखते हैं। हमें तो क्षारक की जब हम परस्पर अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, इसमें साल्ट और प्लस में क्या होगा, जो लवण और प्लस में जल प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम सूचक देखे थे, आपको सूचक के बारे में अभी बताया था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको कोई इसमें कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो समझने में, तो हमें कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस को दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि कोई भी वीडियो डले उससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।